मित्रों, वैदिक साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कई किस्तों में भारत में आवर्जित होने वाले आर्य मुख्यतः दो समुदायों में विभाजित थे। एक थे चर्षणी गोचारक अर्थात चरवाहे गूजर तथा दूसरे थे जरित आर्य जो वंश गोचरों में थे, वही वंश जरितों में भी थे। वंश की समानता का कारण था अतीत काल में गूजरों का विभाजन। जिन गूजरों ने घुमंतू चरवाहा जीवन छोड़कर कृषि को अपनाया और अपने खेतों पर बस गए, वे जरित कहलाए, अर्थात प्राकृतिक रहस्य के ज्ञाता और प्रकृति सत्यों को जानकर उनका उपयोग करने वाले लोग अर्थात कृषक। ऋग्वेद में जरितों के लिए कृष्टि शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है किसान। उन्हें गोप्त भी कहा जाता था क्योंकि वे गोपालक थे। वे सवारी और रथों के संचालन के लिए अश्व भी पालते थे। जरित आर्यों के संगठन का स्वरूप कुछ इस प्रकार का था कि एक वंश में अनेक कुल होते थे तथा अनेक कुलों के मिलने से एक जन या गण बनता था। जन व्यवस्था की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने लिखा है कि जन के सभी सदस्य सशस्त्र होते थे। वे जितनी कुशलता से हल और हसिया चलाते थे, उतनी ही कुशलता से तीर और तलवार भी चलाते थे। आत्मरक्षा करने और शत्रु को परास्त करने के लिए यही युद्ध कौशल था उनमें। वेद ऐसे ही योद्धा नस्ल के आर्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल के 66वें सूक्त में जरित की परिभाषा श्लेष रूप में दी गई है, जिसमें सुशिष नामक स्थान पर रहने वाले अंधस यानी अन्य उत्पन्न करने वाले जरित्र का वर्णन किया गया है, जिनको मदचूर घमंडी योद्धा भी रणभूमि में नहीं जीत सकते थे। उन्हें उक्थ्य यानी यज्ञ करने वाला यजमान कहा गया है, जो याचकों की प्रार्थना सुनकर अन्न आदि दान देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त की पहली ऋचा है, जरिता साभिवेगो यत् सुनवते यजमानाय शिक्षम। इसका भावार्थ है कि पृथ्वी को जल से सींचकर खाद्यान्न उगाने वाले यज्ञकर्ता यजमान लोग जरित कहलाते हैं। इसी मंडल और सूक्त की 18वीं ऋचा में जरितों को देव और स्वामी होना बताया गया है। ऋचा इस प्रकार है, देव जरिता तदान्न द्रविन्न इदवन्वत् सर्पिन्नः। इसका भावार्थ है कि अन्न उत्पन्न करके जिन्होंने स्वामित्व प्राप्त किया, उन्हें ही जरित देव कहा गया। यहाँ स्वामित्व शब्द का प्रयोग गैर जरित लोगों पर स्वामित्व भी किया गया है। इस ऋचा में नोट करने वाली बात यह है कि ऋग्वेद के रचयिता ऋषि ने जरित को देव या देवता की उपाधि से विभूषित किया है, जो जरितों के वंशज जाटों के लिए अभी तक प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। अन्न उपजाने और अकृषिजीवी लोगों का भरण पोषण करने के कारण जरित राजन भी कहलाते थे। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें सूक्त की 8वीं ऋचा है, जरितः कृष्टि स्ततनाम विश्वा तेनु गृणाहे मही श्रव शत्रम द्यावा पृथ्वी धासते बृहत्। इस ऋचा का भावार्थ ये है कि कृषि करने के कारण जरित विश्वा है, अर्थात विश्व का निर्माण करने वाला है। क्षात्र धर्मा होने के कारण पृथ्वी का विस्तार करने वाला है। राष्ट्रधर्ता होने के कारण राष्ट्र को धारण करने वाला अर्थात राष्ट्रवादी है। अथर्ववेद की ऋचा है, संचिता नाम ते जरित देवा ये सभारांत संभरन, जिसका भाष्य है कि जिन्होंने भूमि को सिंचित कर एकत्र होकर अन्न का उत्पादन किया, उन्हें ही जरित देव कहा गया। एकत्र होकर अन्न का उत्पादन करने से संकेत मिलता है कि जरित लोग आपस में मिलजुल कर कृषि कार्य करते थे। उनके बीच सहकारिता और भाईचारे का प्रबल भाव था।
सहकारिता और सह-अस्तित्व ही वैदिक संस्कृति का मूल भाव है, जिसका वैदिक जरित आर्य संवहन कर रहे थे तथा जाट समाज में आज भी आसानी से देखा जा सकता है। जरित लोग नगर में नहीं रहते थे, वे मिट्टी के मकानों में गांव या गढ़ी बनाकर रहते थे। ग्रामीण सभ्यता का विकास करने में जरित और गोचारक ही अग्रगण्य थे। गोचारक गायें चराते और दूध बेचकर जीवन चलाते थे। वे जरितों से दूर चरागाहों पर अपने कच्चे घर बनाकर रहते थे। संभवतः उनमें से बहुतों ने दीर्घ क्षेत्रीय घुमक्कड़ी जीवन छोड़ दिया था तथा थोड़ी बहुत खेती भी करने लगे थे। जरित आर्य गायों और अश्वों को पालते थे तथा मुख्यतः कृषि करते थे। गोचरों और जरितों के आगमन से पहले पश्चिमोत्तर भारत में बसी हुई सैंधव और आर्येतर जातियां या तो व्यापार करती थीं या फिर व्यापारियों के सेवक के रूप में अपनी आजीविका अर्जित करती थीं। व्यापारिकों को वैश्य कहा जाता था तथा सेवा कार्य करने वालों को शूद्र। वैश्य प्रायः सुसभ्य होते थे और धन संपदा के स्वामी भी। ना तो वे युद्धजीवी थे और ना ही कृषक। वे परकोटे से घिरे हुए सुरक्षित एवं योजनाबद्ध नगर बनाकर पक्के और सुविधाजनक मकानों में रहा करते थे। वे लेखन कला में निष्णात थे तथा हुंडियों को मोहर लगाकर प्रमाणित किया करते थे। पुरातत्वविदों ने उनकी सभ्यता को सिंधु या हड़प्पन सभ्यता का नाम दिया है। सेवा कार्य करने वाले शूद्र अनार्य जातियों से संबंधित मूल निवासी माने जाते थे। उनमें से अधिकांश प्रायः जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस भूनकर खाया करते। गुर्जर और जरितों के अलावा भारत में बसी सभी जातियां काले रंग की थीं। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में बसे किरातों को ऋग्वेद में पीतवर्णी लिखा है, अर्थात उनकी त्वचा पीताभ थी। किरातों की नस्ल को मंगोलाइड माना गया है। जरित और गोचर लोग ललगोरे अथवा गेहुए रंग के होते थे। कमर पतली, कंधे चौड़े और कद लंबे होते थे। आँख और बाल मध्यम काले तथा नाक सुस्पष्ट होती थी। वे शाकाहारी एवं दूध छाछ के पीने वाले थे। अग्नि 24 घंटे उनके हारों में दबी रहती थी तथा गाय के घी से भरी हांडियां उनके घरों में रखी रहती थी। वे शीत प्रधान भूभाग से आए थे, अतएव भोजन से पहले सोमरस पीने की प्रथा थी तथा शाम को दूध पीकर सोया करते थे। कृषि के अतिरिक्त जरितों की अर्थव्यवस्था का मूलाधार थी गाय। गायें ही उनकी क्रय विक्रय की विनिमय पद्धति में मुद्रा की तरह काम करती थी, अर्थात जीवनों उपयोगी सभी वस्तुओं का मूल्य गाय के मूल्य से निर्धारित किया जाता था। गाय जरितों के लिए कई दृष्टियों से उपयोगी थी। उसका घी दूध तो औषधीय गुणों से युक्त पुष्टिकारक और बलदायक था ही, साथ ही उसके बछड़े कृषि करने में ऊर्जा साधन के रूप में कार्य करते थे, यानी हल और सिंचाई के लिए रहट बैलों से ही चलाए जाते थे। उसका गोबर घरों में लीपने और ईंधन के लिए उपले बनाने के लिए काम आता था। बचे हुए गोबर से जो खाद बनाई जाती थी वह कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कारगर थी। गायें अत्यंत उपयोगी होने के कारण जरितों के लिए माँ के समान पूजनीय थी। जरित अश्व पालन भी करते थे। अश्व को वे शक्ति का प्रतीक मानते थे। अश्व सवारी करने में और रथों को दौड़ाने में काम आते थे। अश्व के कारण उन्होंने दूर तक आवर्जन किया था। युद्ध में अश्व की उपयोगिता उन्हें विजयश्री प्राप्त कराती थी। वे अश्वों या रथों पर सवार होकर युद्ध किया करते थे। अतएव जरित आर्यों का सांस्कृतिक प्रतीक था अश्व। उन्हें प्रायः अच्छी नस्ल के अश्वों की आवश्यकता रहती थी। वैदिक युग में जरित आर्यों की स्त्रियों के बदलते गत्यात्मक स्वरूप में भी सकारात्मकता दृष्टिगोचर होती थी।
पूर्वकालीन वैदिक युग में जनित स्त्रियां घरेलू उत्पादक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थीं, अर्थात घर परिवार के सभी कार्य करती थीं, भोजन बनाने से लेकर पशुओं को चारा पानी देने तक। इसके अलावा वे सभा समिति की भी सदस्य होती थी। उनकी सामाजिक स्थिति सम्मानजनक थी, परंतु उत्तरकालीन वैदिक युग में उनका पर्याप्त बौद्धिक विकास हो गया था। वस्तुतः कन्या गुरुकुलों की स्थापनाएं हो चुकी थी, जहां आचार्यगण समयानुकूल आवश्यक शिक्षा और आचरणवादी संस्कार देने लगी थी। जनित ब्राह्मण और क्षत्रियों की कन्याएं पुरुषों के समान न केवल वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी, बल्कि शस्त्र विद्या भी सीखती थी। इसी कारण स्त्रियां विद्वानों से शास्त्रार्थ किया करती थी। उन्होंने ऋचाओं और मंत्रों की रचना तक भी की थी। वे पतियों के साथ युद्ध में जाती थीं और किसी न किसी तरह उन्हें युद्ध में सहयोग प्रदान करती थीं। जनित आर्यों में स्वयंवर विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अर्थात कन्या स्वेच्छा से अपने पति का वर्ण करती थी। जनित आर्यों के समाज में बाल विवाह और अनमेल विवाह जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। वे अपनी स्त्रियों को कभी विधवा नहीं रहने देते थे। अतः विधवा होने पर उनका पुनर्विवाह कुल परिवार में देवर अथवा जेठ के साथ कर दिया जाता था। यह प्रथा बैठाना या चद्दर ओढ़ाने के नाम से जनित आर्यों के वंशज जाटों में आज तक चली आ रही है। जनित आर्यों में एक विवाह प्रथा थी तथा तलाक या विवाह विच्छेद की न तो कोई धारणा थी, न ही कोई संकल्पना। क्योंकि विवाह एक पवित्र धार्मिक क्रिया थी, इसलिए उसका विच्छेदन पाप समझा जाता था। वैदिक युग की समाप्ति पर जैन और बौद्ध मतों के प्रादुर्भाव के समय ब्राह्मणों ने सैंधव और आर्येतर जातियों को ब्राह्मण धर्म में दीक्षित किया, उन्हें यज्ञ आदि करना सिखाया तथा उनकी पूजा पद्धति को बढ़ावा दिया। इसी बीच उनसे विधवा और सती जैसी कुप्रथाएं ग्रहण कर ली, जिसका अनुगमन ब्राह्मण धर्म में दीक्षित होने वाले क्षत्रियों ने भी किया। परंतु जनित आर्य अपने वैदिक धर्म पर अटल और अडिग रहे। उन्होंने ब्राह्मणों को आवश्यक सम्मान तो दिया, परंतु उनसे अंधविश्वास और कुप्रथाएं ग्रहण नहीं की। वैदिक जनित आर्यों का समाज गणतांत्रिक मूल्यों पर समतावादी समाज था, जिसमें गणतांत्रिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से सभी एक दूसरे के समान थे। कुलों और जनों में विभक्त उनकी न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ थी। कालांतर में जन खाप के रूप में दिखाई पड़ती है। जाट और गुजरों में बहुत से कुलों या गोत्रों को मिलाकर खापों का गठन किया गया है, जिनके नामित या वंशानुगत नियुक्त चौधरी सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए निर्णय करते आए हैं, चाहे वह निर्णय शांति काल के हों या युद्ध के। वैदिक जनित आर्यों के परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करते थे, अर्थात पिता के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र को पगड़ी बांधी जाती थी। एक प्रकार से परिवार के सदस्यों की एकता बनाए रखकर सभी प्रकार के प्रबंध करने का दायित्व सौंपा जाता था। दायित्व निर्वाह के लिए आवश्यक अर्थव्यवस्था बनी रहे, इसलिए उसे संपत्ति का सर्वाधिकार प्रदान किया जाता था। इस प्रकार जनित आर्यों में जबरदस्त संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन था। संयुक्त परिवार कृषि कार्य हेतु सक्षमता, समृद्धि और प्रतिष्ठा का परिचायक था। अतएव कई पीढ़ियों के लोग संयुक्त रहा करते थे। एक खास बात ये थी कि वैदिक युग में उत्पादक साधनों की आपूर्ति करने में राज्य की ओर से किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, अर्थात जनितों को कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए राज्य आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं थी। वनों को काटकर उनके द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता था तथा परिश्रम करके उसे कृषि योग्य उर्वरा बना लिया जाता था। लगान आदि की व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये विशेषताएं थी जाटों के पूर्वज वैदिक जनित आर्यों की। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।